दोस्तों, गंगा नदी पर भी बात करेंगे। गंगा नदी जिसका महत्व हमारे जीवन में न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि सांस्कृतिक भी है। हमारे देश की 40% आबादी है जो कि गंगा नदी पर निर्भर है। ऐसे में जरूरी है कि इसे स्वच्छ रखा जाए और इसे विरल रखा जाए, इसे स्वच्छता के साथ बहने दिया जाए। और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, एक बड़ा अभियान नमामि गंगे नाम से। भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहं भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहं विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद 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 नमामि गंगे 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 नमामि गंगे। स्वर्ग की परछाइयाँ दिखती तेरे आंचल तले, माँ तेरी हर बूंद में बहती हुई ममता मिले। तू हथेली तन पे फेरे मन को भी निर्मल करे, जिस तरह को तू छुए जीवन से उसको सींच दे। लेके आया हर कोई बस पाप तुझको सौंपने, फिर भी तू बहती चले सबको लगा करके गले। स्वाद अमृत का तुझे ही चूम कर जाना, प्रसीद 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 नमामि गंगे नमामि
जो तेरा खारा, तेरे आंसू की धारा, कैसे मैं देखूं संतान हो। माना है तुझे माँ, ये धर्म है मेरा, मैं तुझे तेरा वो सम्मान दूं। नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, जी हाँ, तो जन भागीदारी से ही हम गंगा को स्वच्छ बना सकते हैं और हम सबको प्रयास करना होगा कि हमारी गंगा नदी स्वच्छ रहे। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे अनु। अगले सेगमेंट में हम यहाँ बात करेंगे कि किस तरीके से हम बीटेक के बाद और अदर ऑप्शंस पर ध्यान दे सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर बी सिंह, आप एक्सपर्ट हैं गेट एग्जामिनेशन के। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीटेक के बाद स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह का करियर वे चुन सकते हैं पढ़ाई में, और अगर वे जॉब करना चाहें तो उसमें भी। बीटेक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ज़रूरी है कि बीटेक के बाद हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी और आगे हमें उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या तैयारियां करनी है। तो बीटेक के बाद या तो हम आगे जॉब के लिए डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर, या फिर फर्दर स्टडीज़ करके, मास्टर्स करके, या फिर रिसर्च में जा सकते हैं। अब जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो आइदर वी कैन डू इट इन इंडिया, या फिर हम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, फिर किसी दूसरे कंट्री में जाकर कर सकते हैं। जब हम जॉब की बात करते हैं, हम पहला सेगमेंट लेते हैं जॉब्स। तो बीटेक करने के बाद कुछ लोगों को तो कैंपस से प्लेसमेंट मिल जाते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ तो कैंपस के प्लेसमेंट मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ कैंपस के प्लेसमेंट नहीं मिल पाते। जब कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं तो बच्चे उसके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जब करने जाते हैं तो गेट एक उनमें से है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, स्टेट के एग्जाम्स हैं और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब अपने करियर को बिगिन करते हैं तो जब अगर कोई जॉब नहीं मिला तो दे हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जब हम देखते हैं तो हम 4 तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में। एक वो जिसमें टेक्निकल बेस्ड एग्जाम होता है, दूसरा वो जिसमें जनरल स्टडीज बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, तीसरा वो जिसमें एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम होते हैं, और चौथा वो जो इंग्लिश बेस्ड या फिर किसी लैंग्वेज बेस्ड एग्जाम होता है। तो प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज है, या फिर बैंकिंग सेक्टर है, या फिर एसएससी के थ्रू हैं, जो सारे ये इंजीनियर से ही जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जब कोई बीटेक कर लेता है तो सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आफ्टर बीटेक व्हाट विल बी माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब इस डेस्टिनेशन को कैसे चूज़ करें, उसके लिए हमें कुछ अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स इतने आउटग्रोइंग होते हैं कि वो बहुत दे आर वेरी थ्रू विद द इंटरनेट, और वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको समझते हैं, एंड दे आर वेरी प्रोन ऑफ यूजिंग दी मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। तो उनके लिए तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर आईटी इंडस्ट्री या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के जॉब्स अच्छे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल माइंडसेट से आते हैं और जो नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स में एक फियर होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ स्लो होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरा जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन कि गवर्नमेंट सेक्टर्स नाउ give very good opportunity to serve for the society and nation, especially engineering field में। तो engineering services is one best opportunity for engineers। in fact हम लोग ये मानते हैं कि इंजीनियर को अगर इंजीनियरिंग जॉब करनी है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज इज द बेस्ट जॉब। और यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है और इसके प्रिपरेशन लगभग 6 to 8 मंथ्स के प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स अपने आप को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, दे कैन राइट एंड फेस द एग्जाम। बी सिंह जी, यहाँ पे एक सवाल सबसे ज़्यादा जो बड़ा है और ये मानना बहुत ज़रूरी है और समझना भी कि बीटेक और बी के बाद तो हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ खोजने लग जाते हैं, लेकिन 12th के बाद हम इंजीनियरिंग क्यों चुनते हैं? आखिर क्यों बच्चे को लगता है कि इंजीनियर बनना चाहिए? ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब भी लॉजिकल ही है। जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो अपॉर्चुनिटीज़ अपने करियर में देखता है, जैसे उसने बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एलएलबी कर लिया, तो जो अपॉर्चुनिटी उसके लिए है वो सारी अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए भी है।
तो एक चीज़ तो ये कॉमन हो गई। दूसरा, अगर वो इंजीनियरिंग करता है, दैट इज़ ए प्रोफेशनल डिग्री कोर्स, तो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करने के पास उसके पास कुछ एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। वो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं पब्लिक सेक्टर्स में। हमारे यहाँ 250 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। उसके अलावा फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो रियली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में कंट्री के, लाइक हाईवेज डेवलप करते हैं, रेलवेज बनाते हैं, एविएशन इंडस्ट्री है, तो ये सारे एक्सपर्ट्स जो हैं इंजीनियर्स होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर इसके अलावा जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक अभी आपने इसरो के बारे में सुना, DRDO है या फिर बार्क है, ऐसे बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जाते हैं, तो ये भी एडिशनल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है तो भी जा सकते हैं, बैंकिंग में जाना है तो भी जा सकते हैं, डिफेंस में जाना है तो भी जा सकते हैं। तो इंजीनियरिंग डिग्री गिव्स यू दी वेरी वर्सटाइल फील्ड टू वर्क, तो ये एक एडिशनल है। दूसरा क्या है, जब हम बीटेक कर रहे होते हैं तो उन 4 साल के दौरान हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन से डिफरेंट होती हैं। उसमें लॉजिकल स्किल्स भी डेवलप होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है, और एक अलग मतलब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अगर कॉलेज बहुत अच्छा है तो एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को दूसरे जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं उनसे डिफरेंट बना देता है। तो मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैव several other advantages than the normal graduation। यहाँ सर ये कितना ज़रूरी है समझना कि अगर जब आप कॉलेज चुन रहे होते हैं या ब्रांच चुन रहे होते हैं, तो कई दफ़ा होता है कि हम मैकेनिकल लेना चाह रहे थे लेकिन फिर हमें नहीं मिली तो हमने सिविल्स ले ली। तो कितना ज़रूरी है कि हम आगे की सोच के एटलीस्ट कम से कम चलें और ये सोचें कि नहीं, जिसमें मुझे आगे बढ़ना है मैं उस ब्रांच को चुनूँ और उस कॉलेज को चुनूँ। देखिए, ब्रांच का सिलेक्शन इंजीनियरिंग में काफ़ी मायने रखता है। मायने इसलिए लगता है कि हर ब्रांच का स्पेशलाइजेशन अलग है, और वो ये दिशा को तय करता है कि आगे फ्यूचर में 5 साल बाद या 8 साल बाद आप किस फील्ड में काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स को कोई भी बच्चा जब 12th करता है तो उसको ये पता नहीं होता कि आगे मुझे करना क्या है, या उसको एक्चुअली नहीं पता होता कि मैकेनिकल है क्या, उसने तो सिर्फ सुन रखा होता है। तो हमें इस बारे में जो सिलेक्शन करना होता है, ये इस चीज़ को ध्यान में रख के करना है कि मुझे आगे किस सेक्टर की तरफ जाना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं, तो मैकेनिकल या उससे अलाइड मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रियल एस्टेट में है, बिल्डिंग बनाने में है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, हाईवेज में है, या फिर नेशनल स्कीम्स में है, तो आप सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ ज़्यादा प्रो हैं, आप इंटरनेट और या साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट सर्विसेज को लेकर के, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर के, या ऑनलाइन चीज़ों पे ज़्यादा आप बिलीव करते हैं, सॉफ्ट वर्किंग पे जाते हैं, तो देन यू कैन गो फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड IT। तो एक तो ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा ये कि कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जो कोर ब्रांचेज हैं जिनमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ज़्यादा है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये 4 ब्रांचेस कोर ब्रांचेस मानी जाती हैं। इनमें गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब ज़्यादा है, लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, पब्लिक सेक्टर्स हो गए, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स हो गए, या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। तो इन ब्रांचेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ जिनका इंटरेस्ट है वो इन ब्रांचेस पर फोकस करें। और जो जैसे MNCs में वर्क करना चाहते हैं, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए या किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, या जो लोग सोचते हैं कि मुझे अपना करियर कंप्यूटर से रिलेटेड एरिया में बनाना है, तो उनके लिए कंप्यूटर साइंस हो गया, IT हो गया, या अलाइड ब्रांचेज हो गई। तो एक तो पर्सपेक्टिव ये भी होता है सिलेक्शन का। दूसरा, हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारी जो ब्रांच है वो आगे 3 साल बाद, 4 साल बाद जब हम बीटेक करके निकलेंगे, उस समय उसमें जॉब प्लेसमेंट्स क्या होंगे, उस समय सिनारियो कैसा होगा। तो वो भी एक पैरामीटर होता है ब्रांच सेलेक्ट करने का। तो ब्रांच मेक्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ। दूसरा, अब आपके कुछ सवाल पर आ जाते हैं, इसका दूसरा पहलू है कॉलेज। तो कॉलेज का भी एक अपना इम्पैक्ट होता है कि अगर आप जैसे IIT से आप केमिकल इंजीनियरिंग से भी अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो भी आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा, इसकी ऑलमोस्ट एश्योरिटी है। और हो सकता है कि आप अच्छी ब्रांच जो बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और हो सकता है आप प्राइवेट कॉलेज से करें तो हो सकता है उसमें भी जॉब ना मिले। तो कॉलेज का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन कॉलेज और ब्रांच का एक कॉम्बिनेशन दोनों हमें चूज़ करना पड़ता है। इसलिए कॉलेज और ब्रांच का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, और उसमें प्रायोरिटी ब्रांच को देना चाहिए, क्योंकि ब्रांच अल्टीमेटली लाइफ लॉन्ग मैटर करेगी, वही आपका भविष्य बनाती है। एक और चीज़ आपने बताया कि कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस ब्रांच में जाना है,
हो सकता है कि उन्हें सिचुएशनली वो ना मिले, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी आपके पास आते होंगे जिन्हें शायद ये क्लियर नहीं है कि मुझे जाना कहाँ पर है, शायद सोसाइटी के प्रेशर से या फिर पेरेंट्स के प्रेशर से इंजीनियरिंग में एडमिशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन चूज क्या करना है वो नहीं पता। और उसके बाद विनय, हमें ये दिखता है कि एक सेइंग भी है, लोग कहते हैं आम बातचीत में कि पहले इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद भविष्य तय करते हैं कि करना क्या है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो कैसे निर्धारित किया जाए कि हमें किस ब्रांच में जाना है, किस तरफ फील्ड में अपना भविष्य बनाना है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और आज के समय में ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है। जी। जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं इंजीनियरिंग के, तो उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में इसमें करूँगा क्या। लेकिन आजकल इसके सॉल्यूशंस भी हैं। इंटरनेट में बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पर हर ब्रांच की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उनमें से इनफैक्ट हमारा भी एक इस तरह का पोर्टल है जहाँ हम स्टूडेंट्स के लिए करियर गाइडेंस देते हैं। तो वहाँ पर यही एम होता है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच के स्कोप क्या है, इसका सब्जेक्ट का जो डोमेन है वो क्या है, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे और इसको आगे चल के कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहाँ पर जो बच्चे 12th में हैं, जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, वो ऑनलाइन इस चीज़ को एक्सप्लोर करके एक बार जजमेंट ले सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं या जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं। जैसे क्वेरा में देखो आप, या और दूसरे ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने ब्लॉग्स लिखते हैं। तो उन ब्लॉग्स को भी पढ़ करके बच्चे कुछ ना कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस विल बी माई इंटरेस्ट एरिया विच फिट्स टू मी बेस्ट। तो आज की डेट में ये डिफ़िकल्ट नहीं है, और जो बच्चा इंजीनियरिंग करने जा रहा है, जिसने क्लास 12th में पास कर लिया है, तो उसका एक एप्टीट्यूड इतना डेवलप हो जाता है कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा अगर इंटरनेट में, तो उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन उसका अपना इंटरेस्ट, उस ब्रांच की रिक्वायरमेंट इन दी बेसिकली जो जॉब्स में है और जो मार्केट में जॉब सिनारियो है, इन तीनों चीज़ों को समझ के फिर ब्रांच का डिसीजन लेना चाहिए। बीसेंग जी, यहाँ एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि बच्चा जब बीटेक कर रहा होता है, उसके तीसरे या चौथे साल में उसे ये लगता है कि शायद मुझे अब तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके सीनियर्स उसे ये पुश भी दे देते हैं और गाइड भी कर देते हैं कि आप एक काम करिए, गेट की तैयारी कर लीजिए। बच्चे को गेट की हो सकता है उतनी जानकारी पहले नहीं भी होती है, लेकिन वो शुरू कर देता है। तो कितना ज़रूरी है कि पहले आप उस चीज़ के बारे में समझें, उस प्रिपरेशन को समझें कि आपको करना क्या है, गेट का एग्ज़ाम है क्या। तो हम चाहेंगे कि दर्शकों को और स्टूडेंट्स को ये ज़रूर बताएं कि वो एग्ज़ाम है क्या, उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है और उसका भविष्य क्या हो सकता है। गेट स्टैंड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट इज़ द गेटवे फॉर द इंजीनियर्स। और जिस तरह से हम देखते हैं ना कि एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर हमें एक डिसीजन लेना होता है, तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, जो ग्रेजुएशन है बीटेक करने के बाद, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि आगे क्या। उस आगे क्या का जब हम आंसर ढूंढने जाते हैं तो उसमें पहला आंसर मिलता है गेट। गेट examination is conducted by the GATE committee which comprises of the 7 IITs, old IITs and IISc Bangalore। और ये हर साल होता है, साल में एक बार होता है। गेट का एक ही पेपर होता है और वो पेपर आप जो भी डिसिप्लिन से बीटेक करके आए हैं आप उसी को चूज़ कर सकते हैं या दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। जब आपने गेट का एग्ज़ाम लिखा, उसका एक गेट का स्कोर कार्ड आता है। नाउ दिस गेट स्कोर कार्ड कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल प्लेसेस, क्योंकि गेट एक इतना मल्टीपल रिजल्ट वाला एग्ज़ाम है कि इसका जो स्कोर कार्ड है वो बहुत जगह यूज होता है। फॉर एग्जांपल, कि जिनकी अच्छी रैंक आती है गेट में, टॉप 200, 300 या 400 रैंक आ जाती है जनरल कैटेगरी में, लेकिन ये ब्रांच टू ब्रांच भी मैटर करता है। और अगर ओबीसी SC ST में है तो फिर ये 500 700 ओबीसी तक रैंक चली जाती है, और SC ST में तो 1000 के नीचे भी अच्छे जॉब मिल जाते हैं। तो जिनकी अच्छी रैंक है वो पब्लिक सेक्टर्स में अप्लाई करते हैं। पब्लिक सेक्टर्स गेट स्कोर कार्ड को ही बेंचमार्क मान लेते हैं, वहाँ से स्क्रीन करके ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू दे गिव यू दी जॉब। तो एक तो पहली अपॉर्चुनिटी है हो गई पब्लिक सेक्टर्स में जाने की। और पब्लिक सेक्टर्स इंडिया में लगभग 40 to 45 PSUs ऐसे हैं जो गेट स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड अपॉर्चुनिटी आती है जो है MTech, MS या MTech प्लस PhD के इंटीग्रेटेड कोर्सेस। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं जो गेट के थ्रू लेते हैं मास्टर्स कोर्सेज में। उनमें IITs हैं, 18 IITs हो गए, NITs 31 NITs, देन IISc बैंगलोर, नीति मुंबई, और जितने भी रिमेनिंग जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो गेट स्कोर कार्ड से MTech में एडमिशन देते हैं। यहाँ एडवांटेज क्या है कि जो गेट क्वालिफाइड बच्चे हैं और IITs NITs में MTech करने जाते हैं तो वहाँ MHRD से इनको स्कॉलरशिप भी मिलती है ड्यूरिंग दी 4 सेमेस्टर्स, क्योंकि ये MTech का कोर्स 2 साल का होता है। तो पूरे 2 साल चारों सेमेस्टर में इनको फंडिंग मिलती है, और ये स्कॉलरशिप
उनकी पढ़ाई में हेल्प करती है। क्या विदेशों में भी पढ़ाई करने या फिर आगे बढ़ने के लिए हाँ, मैं मददगार होता इसी है? में मेरा ओके। ये नेक्स्ट है कि थर्ड अपॉर्चुनिटी है कि गेट स्कोर कार्ड को यूज़ करके कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं मास्टर कोर्सेज में। जैसे एक है NTU, एक है NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एंड नैनजिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। इसी तरह से जर्मनी में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये 4-5 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गेट स्कोर कार्ड को रिकॉग्नाइज करती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हो गई गेट स्कोर कार्ड के थ्रू। नेक्स्ट है, हमने नाम सुन रखा होता है, बहुत लोग जानते भी है, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR में जब हम जाते हैं तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम वहाँ होता है। वो 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक होता है गेट क्वालिफाइड JRF, दूसरा होता है नेट क्वालिफाइड JRF। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अगर उनको CSIR से जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम करना है तो भी वो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ हमारे प्रीमियम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बहुत ही वेल नोन है, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। उसमें से जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क हो गया, DRDO हो गया। तो ये भी गेट स्कोर कार्ड से आपको एडमिशन देते हैं। जो DGIS या DGFS के कोर्सेज हैं, जो इनके एक तरह से साइंटिस्ट C और साइंटिस्ट B के लिए रिक्रूटमेंट होते हैं। तो ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हो गई गेट के। इसके बाद कुछ ऐसी MNCs हैं जो गेट स्कोर कार्ड को रिकॉग्नाइज कर करके डायरेक्टली इंटरव्यू में कॉल कर लेती हैं। अभी स्टेट में भी हमने देखा है कि कुछ ऐसी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जॉब्स हैं जो गेट के थ्रू लेने लग गए हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उन्होंने गेट स्कोर कार्ड से स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर लिया। लास्ट ईयर हमने देखा था कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी ले लिया गेट से। इसी तरह से जैसे DD है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, दे आल्सो रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर। तो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कि द गेट स्कोर कार्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर द इंजीनियर्स। इसलिए मैंने अपना एक सेंटेंस यूज किया था, गेट इज द गेटवे फॉर द इंजीनियर्स। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गेट के थ्रू, इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले गेट का माइंडसेट बनाते हैं कि बीटेक कर लिया, 3rd ईयर से ही या फाइनल ईयर में गेट जाकर के लिखना है। बिल्कुल। इसके अलावा बिजनेस की भी हम बात कर रहे थे कि अगर बीटेक आपने कर लिया है और आप फर्दर ऑप्शंस के बारे में जाते हैं, तो क्या बिजनेस भी इंजीनियरिंग में या स्टार्टअप भी एक ऑप्शन हो सकता है? क्या उसमें फ्यूचर है? देखिए, बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम खुद जनरेट करते हैं, और उसके लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, कोई भी कर सकता है। हाँ, एक चीज़ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के साथ या जो इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ एडेड एडवांटेज ये होता है कि हमने किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया होता है। जब हम किसी भी फील्ड का स्पेशलाइजेशन नॉलेज रखते हैं तो उस फील्ड में एक्सेल करना है या दूसरों से कुछ डिफरेंट करना हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि स्टार्टअप इज एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ जनरेटेड बाय अस। अब हमें ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किधर है, मेरी स्किल्स क्या हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट किसी फील्ड में है और उसमें मेरी स्किल्स अच्छी हैं तो आई कैन डेफिनेटली टेक एन स्टार्टअप। मैंने UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किया और उसके बाद से मैंने रिजाइन करके फिर इस एजुकेशन फील्ड में मैंने अपना करियर बनाया। तो मेरा वो इंटरेस्ट था, मेरा वो पैशन था। तो इसी तरह से कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, अगर किसी को किसी फील्ड में इंटरेस्ट है या पैशन है, आप जितने भी आप देखो, चाहे फ्लिपकार्ट देखो या फिर आप ओला कैब देखो या फिर आप बड़ी कंपनियों की बात कर लो, आप गूगल देखो या कोई भी, ये सब स्टार्टअप ही थे पहले। और ये स्टार्टअप किसी ऐसे ही स्टार्टअप हुए हैं, किसी यंग बॉय हु केम फ्रॉम IIT NIT या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से आए और उन्होंने कुछ अपना छोटा स्टार्टअप किया एंड ग्रेजुअली ये डेवलप्ड एंड ग्रोन। तो इंजीनियर्स आर वेरी वर्सटाइल, दे हैव वेरी डायनेमिक माइंडसेट, और उनको अगर थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया, अच्छे कॉलेज से पढ़ के आ गए और थोड़ा उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस कर लिया, तो दे कैन डू वंडर्स। तो बीसिंग जी, कितना ज़रूरी है कि बच्चा अवेयर रहे खास तौर पे, क्योंकि जब बीटेक और बी खत्म करने के बाद बाहर आते हैं, कॉलेज के बाद आते हैं, तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो प्रिपरेशन या जो कॉलेज से प्लेसमेंट मिल रही है वो। तो कितना ज़रूरी है कि हम इन दोनों में डिफरेंस समझें और आगे बढ़कर ये समझें कि अगर जो हमारा भविष्य होगा वो इसी निर्णय पे टिका हुआ है, तो कितना ज़रूरी है कि उस दौरान आप अवेयर होके वो डिसीजन लें। विनय जी, आपका सवाल मैं समझता हूँ कि ये सबसे रिलेवेंट सवाल है, इसलिए कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो अवेलेबल हैं लेकिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है, उसके बारे में स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है कि इसमें मेरी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। मैं इसी पे थोड़ा डिस्कशन लाता हूँ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट, दीज आर अ वेरी कॉमन पर्सपेक्टिव, और वो स्टूडेंट्स सभी लोगों को पता होता है। लेकिन इंजीनियर्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के
दूसरे तरह के कोर्सेज में भी जाते हैं। अब जैसे GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ से स्कोर करके वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग के बाद MBA भी कर सकते हो आप, मैनेजमेंट में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, या फिर HR में जा सकते हो, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है। या फिर आपका अगर इंटरेस्ट है कि आपको रिसर्च में जाना है और रिसर्च टेक्निकल फील्ड में करना है, तो आप हमारे जो इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है मास्टर्स के लिए, वो है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एंड दैट प्रोवाइड्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्च। तो यहाँ पे वहाँ भी जा सकते हैं। जिनको इंटरेस्ट है कि मुझे तो फिल्म मेकिंग में जाना है, या मुझे किसी ऐसी फील्ड में जाना है, जर्नलिज्म में जाना है, तो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स वैसे वर्सेटाइल हैं और इंजीनियरिंग डिग्री इतनी वर्सेटाइल है कि आप इस डिग्री को यूज करके कहीं पर भी जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स को अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए जी। और फिर उसमें जाना कहाँ है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ की थोड़ा जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, बट दे कैन प्रोसीड। बिल्कुल। और सर इस बीच, हालांकि ये इससे थोड़ा हटकर है, लेकिन पेरेंट्स के लिए शायद ये क्वेश्चन सही रह सकता है। कई बार कहा जाता है कि हर फील्ड का एक समय होता है, इंजीनियरिंग का भी एक समय था। क्या आप भी इसमें विश्वास करते हैं कि एक समय चलता है, कि MBA का कोई समय आया था जब 2004-5 के तकरीबन इंजीनियर्स की काफ़ी भरमार हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि कोई सही समय भी होता है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज सकते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि किसी चीज़ का समय होता है। मुझे लगता है हर चीज़ का समय हमेशा होता है। ओके। इंजीनियरिंग का थोड़ा जो डाइल्यूशन हुआ है, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए जो उन लोगों के द्वारा रन किए जा रहे थे जिनको खुद इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं थी, They were not और professional. इसकी वजह से वो अच्छे टीचर्स को रिक्रूट नहीं कर पाए, या फिर उस चीज़ में पूरा खरा नहीं उतर पाए। दूसरा ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT, पहले 5 IITs हुआ करते थे, आज 18 IITs हैं। पहले कम NITs थे, आज नंबर ऑफ NITs, और नंबर ही नहीं बढ़ा, खाली उसमें इनटेक भी बढ़ा है। जैसे पहले हम लोगों ने, जब मैंने BTech IIT से किया, BHU से, उस समय हमारे यहाँ पर मैक्सिमम 30 का इनटेक होता था, आज वो इनटेक 150 पहुँच गया है। तो जो इनटेक भी बना है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इनटेक भी बना है, बढ़ा है, और कॉलेजेस भी बढ़े हैं। तो जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वो बढ़े हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। आज भी इंजीनियर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बात की कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे आए जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, उन्होंने इस फील्ड का थोड़ा नाम डाइल्यूट कर दिया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हर इंस्टीट्यूट खराब है, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। आज भी अगर आप देखो कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं, और जितने भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे आप अगर जैसे UPSC सिविल सर्विसेज की बात करो, सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल लगभग 800 की रेंज में होती हैं, बट उनमें से मोर देन 50% आर इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स यहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी कर रहे हैं, रिसर्च में भी कर रहे हैं, स्टार्टअप में भी कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा रहे हैं। तो इंजीनियर्स अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इंजीनियर्स का जो अच्छा करने का रीज़न है, मुझे लगता है वो उनकी एक लॉजिकल थिंकिंग जो डेवलप होती है कॉलेज टाइम में, वो है कि हम किसी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से करना चाहते हैं, प्लान करके करना चाहते हैं, स्टडी को स्टडी की तरह करना चाहते हैं, इसलिए उसमें ये बच्चे ज़्यादा सक्सेस होते हैं। कहीं ना कहीं इंजीनियर जो है वो हरफन मौला है, ऑलराउंडर है। तो बीसिक जी, हम चाहेंगे कि चलते चलते आप उन बच्चों को जो BTech ख़त्म करके अभी बैठे हैं या ख़त्म करने वाले हैं, उनके लिए चलते चलते एक मैसेज। मुझे लगता है कि कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता, हमेशा आप अपना समय खुद बनाते हो। आपको अपने आप को उस एग्ज़ाम के लिए फिट बनाना है, अपना एनालिसिस अपने आप का करिए, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, उनको पकड़िए, और एक बार वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको इम्प्रूव कैसे करना है, इसका एक प्लान करिए। तो प्लानिंग इज़ वन विच मेक्स यू डिफरेंट देन दी अदर्स। बाकी रिसोर्सेज तो हमेशा अवेलेबल हैं, बहुत लोगों के पास है, बट प्लानिंग किसी किसी की होती है। तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये करते हैं कि इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो मेरा मानना है कि आपका जो डेली का टाइम होता है 24 आवर्स का, इसको शेड्यूल करना आप सीख जाइए। एक बार अपने आप को आपने 24 आवर्स के लिए शेड्यूल कर लिया, तो जितना भी फ्री टाइम होगा, बिट्स एंड पीसेस में जो टाइम होगा, उसको हम बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। और मेरा ये माइंड सोचना होता है, टेक्निकल टर्म में मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि एक्टिवेट द सेंसेस ऑफ माइंड बिफोर यू स्टार्ट दी वर्क। और अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बोलूँगा कि दिमाग की बत्ती जलाओ फिर काम करो। तो माइंड के सेंसेस को एक्टिवेट करो। वो कैसे होगा? थिंकिंग। सो बिफोर यू वर्क यू हैव टू थिंक ऑन इट। आप जब सोचेंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपके सामने आएंगे।
प्रोज और कॉन्स को आप जब समझ जाएंगे तब उस पर एक्शन प्लान बनाइए, उस पर एग्जीक्यूट करिए। फिर आप एग्जीक्यूशन में जब जाते हैं तो अगेन अगर आपने कहीं फेल हुए तो उसके कारण फिर पता करिए कि क्यों फेल हुए, फिर उन पर वर्क करिए। ये एक इटरेटिव मेथड है। धीरे धीरे आप इतने परफेक्शन में आ जाएंगे कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, एंड देन यू विल लर्न कि हाउ यू कैन मेंटेन योर 100% एक्यूरेसी। बी सिंह जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और ना सिर्फ बीटेक के बच्चों को बल्कि हमारे दर्शकों को और उन तमाम लोगों को जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आपने गाइडेंस दी अपनी और आपने गाइड किया अपने अनुभव के आधार पे। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। तो अनु, अब वक्त हो चला है अब अलविदा कहने का। तो चलिए आज के इस अंक में बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।